तो सूक्ष्म जीव क्या होते हैं बताओ। ठीक है, चश्मा लगा के देख लें, माइक्रोस्कोप से दिख जाएंगे। ऐसे जीव जिन्हें हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते वो सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। कौन कौन से हैं वो सूक्ष्म जीव? जीवाणु, विषाणु, विषाणु के विषाणु, जीवाणु, विषाणु, कवक, फंजाई कवक ही होता है इंग्लिश में। ऐसे तुम 4 मत करो कि अपने सर बोलेंगे 5 तो बताना पड़ेगा ना। तो एक जीवाणु, नंबर 2 सर, नंबर 2 बैक्टीरिया, नंबर 3 वायरस, नंबर 4 विषाणु, नंबर 5 कवक, नंबर 6 फंजाई। ऐसा नहीं, 3 ही हुए। हाँ, कहाँ घुमाए बाबू? हाँ, चाय पीने गए थे अकेले? मोहित के साथ चाय पी रहे थे। ठीक है। और भी है जैसे कि शैवाल है, जैसे लाइकेन है, जैसे कवक है, जैसे जीवाणु है। और विषाणु बोलने की गलती मत करना, विषाणु जीव नहीं है, पहले बताया था। हाँ, वो मैं आया ही नहीं थी उस दिन बता दिया कि विषाणु जीव नहीं है। विषाणु क्या है? सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। इसको अपन प्यार से क्या बुलाते हैं? कड़ी चावल है वो। दोनों की, एक तरफ चावल है, दूसरी तरफ कड़ी है। ठीक है, मिक्स करके खा जाओ। तो ये सूक्ष्म जीव है। इन सूक्ष्म जीवों को कई वैज्ञानिकों द्वारा अपने अपने आधार पर अलग अलग भागों में बांटा है। इनके वर्गीकरण को समझेंगे ना तो और चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, तो पहले हम जीवों का वर्गीकरण देख लेते हैं। जीवों के वर्गीकरण के आधार पर सारी बातें हमारी क्लियर होती जाएंगी। जीवों का वर्गीकरण यानी कि संसार में जितने भी जीव हैं जो सांस ले रहे हैं, जीव कौन कौन है वो हम पहले देख चुके हैं, अब उसको रिपीट नहीं करेंगे। ठीक, जिनमें श्वसन की क्रिया है, जिसमें प्रजनन की क्रिया है, जिसमें उत्सर्जन की क्रिया है, जिसमें वृद्धि विकास है, जिसमें तमाम जो जैविक क्रियाएं चल रही हैं वो जीव। इन जीवों को अलग अलग विद्वानों के द्वारा अपने अपने समय में अलग अलग आधार पर बांटा। ठीक, सबसे पहले बांटने के लिए वैज्ञानिक आया। हालांकि कैरोलस लिनियस के नाम के आधार पर हम आगे बढ़ तो रहे हैं, लेकिन कैरोलस लिनियस के पहले भी और कई विद्वान थे जिन्होंने इनको बांटा, बट हमें उतना अंदर नहीं जाना है। तो पहले आता है कैरोलस लीनियस नाम के वैज्ञानिक ने इस धरती पर पाए जाने वाले समस्त जीवों को 2 जगत में बांटा। कितने जगत में? 2 जगत। यानी कि उनके अनुसार इस संसार में पाए जाने वाले जो जीव है वो 2 ही है। एक कौन है? पादप है। दूसरा कौन सा है? जंतु है। इसके अलावा इस धरती पर कोई भी नहीं पाया जाता। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कैरोलस लिनियस ने कहा था। फिर कुछ समय बाद इन्होंने एक किताब लिखी थी यही सब बातें बताने के लिए, सिस्टेमा नेचुरी नाम की एक किताब है। उस किताब के अंतर्गत उन्होंने अपनी इन बातों को बताया। फिर उसके बाद कुछ समय बाद एक वैज्ञानिक और आते हैं जिसका नाम है हैकल। इसका नाम क्या है? हीकल, या कहीं कहीं हैकल भी मिलेगा, जो पिछली बार मैंने हैकल बोला। हैकल नाम का एक वैज्ञानिक है या हीकल नाम का वैज्ञानिक है। ये संपूर्ण जीवों को 3 भागों में बांट देता है। कितने भागों में? 3 भागों में। इसको कहते हैं 3 जगत वर्गीकरण। 3 जगत वर्गीकरण यानी कि 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। हाँ, तुम्हारा मीडियम क्या है? हिंदी मीडियम। 2 बार हिंदी है। हिंदी मीडियम की हिंदी मीडियम? हिंदी मीडियम। ठीक है, तो 2 जगत वर्गीकरण कैरोलस लिनियस ने दिया। फिर उसके बाद आते हैं हीकल या हैकल, और वो बोलते हैं कि संसार में पाए जाने वाले जीव को 2 भागों में नहीं 3 में बांटना चाहिए। और 3 कौन कौन से होने चाहिए? इन्होंने बताया सबसे पहला होना चाहिए प्रोटिस्टा। फिर उसके बाद दूसरा और तीसरा उन्होंने यही रखा, उसमें अपन लिख नहीं रहे हैं, वही पादप और जंतु है ना, प्लांट और एनिमल वो उन्होंने रख दिए। काम खत्म। अब काम खत्म नहीं, काम शुरू हुआ कि जब जंतु पादप में बटे हुए हैं
तो आपने प्रोटिस्टा अलग से क्यों लाया? वो इसलिए लाया क्योंकि जंतु और पादप दो अलग अलग कैटेगरी के जीव हैं। उन दोनों में बहुत सारी कोशिकाएं हैं। ये जीव जो है वो मल्टी सेलुलर है, बहुत सारी कोशिकाएं इनके अंदर भरी पड़ी हैं। लेकिन इस संसार में ऐसे जीव भी पाए जाते हैं जिनके अंदर बहुत सारी कोशिका नहीं, केवल एक ही कोशिका होती है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो है, एक एक कोशिका वाले जो जीव है वो कहाँ रखे जाएंगे भाई? वो बेचारे इन बहुकोशिकीय जीवों के साथ रह रह के परेशान हो गए हैं। अब वो भी अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं और इन आजादी की लड़ाई का मुख्य नेतृत्व करता हीकल ने उनको आजादी दिलाई और उसके बाद एक कोशिकीय जीवों की अलग कैटेगरी बना दी जिसका नाम प्रोटिस्टा। ठीक, फिर उसके बाद आते हैं कोपलैंड। कोपलैंड नाम के वैज्ञानिक का मन नहीं भरता इस तीन जगत के वर्गीकरण से। वो बोलता है कि नहीं, चार जगत होनी चाहिए। चार जगत वर्गीकरण की बात करते हैं कोपलैंड, और बोलते हैं कि चार जगत में से जो चौथा जगत नया जोड़ा जाना चाहिए वो होना चाहिए मोनेरा। पहले नंबर पर उन्होंने रखा मोनेरा। मोनेरा को ध्यान से लिखना, नहीं ज्यादातर लोग मोरेना लिख देते हैं। मोरेना कोई जंतु जगत पादप जगत नहीं है। कहाँ घूम के आ रही हो? जूस काय का जूस पिया था? चलो ठीक है, अकेले क्यों? आते समय को ले आते हैं। जाओ जल्दी भाग के जाओ, दौड़ के आओ। तो एक और पी लेना। ये रहने देना, तुमको उठाने के लिए हमको आना पड़ेगा, फिर वो वाली गाड़ी बुलाना पड़ेगी। कौन सी वाली? तो मोनेरा, इसके अंतर्गत ऐसे एक ही कोशिका वाले जीव हैं जिनकी कोशिका प्रोकैरियोटिक है। पहले ये कोशिका वाले सब इसके अंदर थे, तो फिर लोगों ने बोला कि इनकी कोशिकाओं में भी अंतर है। कुछ एक कोशिकीय जीव ऐसे हैं जो कैसी कोशिका से हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका से। कुछ एक कोशिकीय जीव ऐसे हैं जो यूकैरियोटिक कोशिका से। तो दोनों को अलग करो। कोपलैंड ने अलग कर दिया। एक कोशिका वाले प्रोकैरियोटिक जीव यहाँ रख दिए और यूकैरियोटिक यहाँ कर दिए। क्लासिफिकेशन हो गया, वर्गीकरण हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे दूसरा नंबर वही है प्रोटिस्टा, तीसरा नंबर वही प्लांट, चौथा नंबर एनिमल, ठीक वही। फिर उसके बाद आते हैं आर एच विटेकर। आर एच विटेकर ये बोलते हैं संपूर्ण जीवों को चार जगत में नहीं बल्कि 5 जगत में बांटा जाना चाहिए। 5 जगत में बांटा जाना चाहिए। तो बोले 5 जगत कौन कौन से? तुम्हारा 4 से भी मन नहीं भर रहा है, तो इन्होंने बताया कि एक तो मोनेरा हो गया, अपने को उससे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा प्रोटिस्टा हो गया, हमें उससे भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मोनेरा प्रोटिस्टा आपने बनाई किस आधार पे? कोशिका की संरचना संख्या के आधार पे, संरचना के आधार पे, ठीक है। चौथा जो है वो पादप है, पांचवा जो है वो जंतु है। तो बोलते हैं कि आप एक काम करो, एक बात बताओ मुझे कि कवक जो है वो क्या पादप का हिस्सा है? बोल के हाँ है। तो कवक की कोशिका पादप की कोशिका में कोई अंतर नहीं है, क्या है ना, वो अपवाद है। अपवाद क्या होता है? एक अपवाद होता है ना, सारे कवक अपवाद कैसे हो जाएंगे? अगर सारे अपवाद हैं तो उनको एक अलग कैटेगरी रखो, अपवाद को कब तक झेलेंगे? तो कवक को पादप से निकाल के एक अलग कैटेगरी में रख दिया गया और उस कैटेगरी का नाम रखा कवक जगत। कवक जगत। तो हमारे पास ये 5 जगत है, इन पांचों जगत को हमको पढ़ने हैं। पांचों जगत को पढ़ने के लिए समय समय पे हम थोड़ी बहुत इनके बारे में जानकारी इकट्ठी कर चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं आगे का
सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है जंतु जगत। मेंस में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो जंतु जगत से ही आएगा। ठीक, तो अब इन पांचों में से सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं जंतु जगत वर्गीकरण। जंतु जगत वर्गीकरण, इसको हेडिंग डाल लें, जंतु जगत वर्गीकरण। अब मुझे ये बताओ कि संपूर्ण जीवों, अब केवल जीव अगर मैं बोलूंगा तो जंतु ही समझना, एनिमल ही समझना। ये हम जो पढ़ रहे हैं एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन, जंतु जगत का वर्गीकरण। ठीक, अब एनिमल को हम वर्गीकृत करेंगे, तो वर्गीकृत यानी कि अलग अलग एनिमल को अलग अलग क्लास में डिवाइड करेंगे ना, कि भाई तुम यहाँ, तुम यहाँ, तुम यहाँ, तुम यहाँ। क्यों करेंगे डिवाइड? उनके विशिष्ट लक्षण, उनके गुण, उनकी क्रिया विधि आदि, इन सब चीजों के आधार पर उनको अलग अलग भागों में बांटेंगे ना। ठीक, बांट देते हैं। तो जब भागों में बांटा जाएगा तो ऐसी स्थिति में आधार क्या लेंगे? समस्या आएगी ना यहीं पे कि जब आप दो या दो से अधिक भागों में बांट रहे हैं तो बांटने का आधार क्या होगा? 1:30 बजे का बोल रखा था क्या? क्या? अच्छा, तो अब 1:30 बजे बात करनी है, इसलिए 1:29 का अलार्म लगा रखा था। तो जा बोल के आ जाओ मेरी क्लास में, जाएगा जल्दी जा। सॉरी वो सर से उठा नहीं पाए, बहुत जरूरी क्लास तो चली रही है, रिकॉर्ड तो हो ही रही है, बाद में भी दिख जाएगी। लेकिन बेबी को अगर बेस पसंद है तो बेस ज्यादा जरूरी है, नहीं तो फेस उड़ जाएगा। समझ रहे हैं? खैर, तो यहाँ पे हम इन जीवों को बांटने का आधार लेते हैं कोशिका की संख्या। क्या लेते हैं? कोशिका की संख्या। आधार हम ले लेते हैं नंबर ऑफ सेल। लिख देना आप, कोशिका की संख्या। तो पहले हम जंतु जो है, एनिमल जो है, एनिमल को बांटने के लिए कोशिका की संख्या का आधार ले रहे हैं कि इस आधार पे हम जीवों को बांटेंगे। बांट दें, किसी को कोई तकलीफ? वैसे बांटना नहीं चाहिए। बांटो और राज करो की नीति अंग्रेजों ने अपनाई थी। हमारी जो नीति है वसुधैव कुटुंबकम की है, सबको जोड़कर चलने वाली। लेकिन क्या करें, विज्ञान में क्लासिफिकेशन भी जरूरी है, तो बांट देते हैं। बांट देते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं हम प्रोटोजोआ। क्या लिख देते हैं? प्रोटोजोआ के अंतर्गत ऐसे जीवों को रखा गया है जो एक एक कोशिका के होते हैं, एक कोशिकीय। कोशिका की संख्या के आधार पर लिखा है ना हमने, तो एक एक कोशिका वाले जंतु है ना। अब यहाँ पे और उन बैक्टीरिया की बात नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जंतु की बात होगी, है ना। ठीक है, फिर उसके बाद हमने प्रोटोजोआ को रख दिया। प्रोटोजोआ के बाद हम रखेंगे मेटाजोआ। मेटाडोर मत कर लेना, मेटाजोआ। मेटाजोआ के अंतर्गत हम जो रख रहे हैं वो कौन रख रहे हैं? वो हम रख रहे हैं बहुकोशिकीय जीव। ऐसे जीव जिनके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं वो है मेटाजोआ में। और ऐसे जीव या जंतु जिनके अंदर एक कोशिका होती है वो है प्रोटोजोआ में। प्रोटोजोआ के अंतर्गत जीव जो आएंगे उनकी क्या विशेषता है भाई, और वो कौन कौन से जीव हैं? इस प्रोटोजोआ के अंतर्गत एक एक कोशिका वाले जीव हैं, जिनमें से जीव है आपका अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, ट्रिप्नोसोमा, बहुत सारे हैं अपने पास, आदि है एक्सेट्रा। तो आगे आपको नोट्स में भी मिलेगा, पीपीटी में भी मिलेगा, लेकिन अभी अपन समझने के लिए पूरी राम कथा नहीं लिखते हैं,
इतने एक एक कोशिका वाले जो जीव है वो यहाँ, ये सूक्ष्म जीव भी है, इसलिए हमने क्या है कि सूक्ष्म जीव वाला टॉपिक इसी में जोड़ा है। ये एक कोशिका वाले जीव हमें अपनी आंखों से दिख नहीं रहे, इसलिए ये सूक्ष्म जीव भी हैं। ऐसे ही कुछ जीव मोनेरा में आएंगे, कुछ जीव प्रोटिस्टा में आएंगे, कुछ जीव कवक में भी आएंगे, कुछ जीव पादप में भी आएंगे, कुछ जीव यहाँ भी, लेकिन ये जंतु है। ठीक, फिर आते हैं आपके मेटाजुआ। फिर उसके बाद अच्छा, ये जितने भी हैं जंतु जगत के अंदर जो जीव है, अमीबा, पैरामीशियम, ये वो सारे, ये सब की जो कोशिका है वो पूरी विकसित है, इसलिए इसमें जीवाणु नहीं है। जीवाणु मोनेरा जगत का है, जंतु जगत का नहीं है। मोनेरा जगत का इसलिए क्योंकि उसकी कोशिका प्रोकैरियोटिक है, इसकी कोशिका यूकैरियोटिक। और ये जो मेटाजुआ है, प्रोटोजुआ है, ये प्रोटोजुआ फाइलम है, संघ प्रोटोजुआ है ना, इसको अपन क्या कहते हैं, संघ प्रोटोजुआ। ठीक, अब मेटाजुआ थोड़ा लंबी कहानी चलेगी, अगले पेज पे ले लेते हैं। तो मेटाजुआ जो है, मेटाजुआ के अंतर्गत बहुकोशिकीय जीव हैं। ठीक, इन बहुकोशिकीय जीवों के अंदर कौन कौन से जीव हैं, तो लंबी लिस्ट है। इस लिस्ट को हम डिवाइड कर देते हैं दो भागों में। इसको लिस्ट को कितने भागों में डिवाइड कर देते हैं, दो भागों में। अब जब डिवाइड किया जाता है तो कोई ना कोई आधार लिया जाता है, बिना आधार के डिवाइडेशन आप करोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो इसमें हम आधार क्या ले लें, बताओ दिव्यांशी, दिव्यांशी क्या आधार ले बांटने का, जल्दी बताओ, मैं रीड की हड्डी तोड़ देंगे, बताओ क्या आधार लें। हाँ, रीड गड्डी बोल रही वो, तुमने बोला रीड गड्डी, रीड गड्डी बोला तुमने, तो आधार ले रहे हैं हम रीढ़ की हड्डी। जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है वो कॉर्डेट एनिमल कहलाएंगे, जिनमें नहीं पाई जाती वो नॉन कॉर्डेट अकशेरुकी है। तो इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती तो हमने इनको अकशेरुकी बोल दिया, नॉन कॉर्डेटा। ठीक है बेटा, ये कौन है, नॉन कॉर्ड, तुमने बोला था ना रीढ़ की हड्डी है, तेरा इंटेलिजेंट है। कशेरुकी यानी कि कॉर्डेटा। तो ये कॉर्डेटा के एनिमल है, वो नॉन कॉर्डेटा के एनिमल। अब नॉन कॉर्डेटा के एनिमल भी बहुत सारे, शाहरुख खान जैसा हाथ हिला देते हैं। ठीक है, तो इन नॉन कॉर्डेटा एनिमल के अंदर अगर हम एक एक करके नाम जानेंगे तो हम अपना नाम भूल जाएंगे। फिर अगर कोई हमसे पूछेगा कि राव अपना नाम, तो आप क्या बोलोगे, चार ऑप्शन दे दो, याद तो है, एक टिक मार दूंगा तो अपना नाम भूल जाओगे। शुरू करें, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, निमेटीहेल्मिन्थेस, इसे निमेटोडा भी कहते हैं। ठीक है, इसको एसके हेल्मिन्थेस भी कहते हैं, बट कोई नहीं, एक एक नाम लिख लो, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, निमेटीहेल्मिन्थेस। ठीक है, आर्थ्रोपोडा, पेज ही खत्म हो गया, कहते थे मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, और एनिलिडा। ये 8
क्या है, संघ है, फाइलम है। जैसा पहले हमने बनाया था ना फाइलम, कौन सा, प्रोटोजोआ। फिर उसके बाद ये इधर है, ये पहला फाइलम है प्रोटोजोआ। फिर उसके बाद बाकी के फाइलम यहाँ से शुरू होते हैं। पहला फाइलम आता है तुम्हारा इसमें पोरीफेरा, जो कहीं ना कहीं क्रम से देखेंगे तो दूसरा है, एक उधर हो गया है, ठीक है। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, इसके अंदर 8 फाइलम है। इसके अंदर एक फाइलम और है जो इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए हमने लिखा नहीं है, हेमिकॉर्डेटा, मतलब कॉर्डेटा के पहले, कॉर्डेटा के पहले हेमिकॉर्डेटा, ठीक है। तो ये कॉर्डेटा के पहले 9वें नंबर का हेमिकॉर्डेटा लिख सकते हैं, बट कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना भी लिख दोगे तो भी बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो ये जो 8 हमने लिखे, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटी हेल्मिन्थीस, निमेथी हेल्मिन्थीस, आर्थ्रोपोडा, फिर मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और एनिलिडा, ये 8 के 8 ऐसे जीव है, इनमें से किसी के अंदर भी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, इसलिए ये नॉन कॉर्डेटा है। फिर उसके बाद आता है कॉर्डेटा, ये भी फाइलम है, कॉर्डेटा। इसके अंदर ऐसे जीव आते हैं, जंतु आते हैं जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है। इसके अंदर जो जीव आ रहे हैं उनको भी 2 भागों में बांटते हैं, ये भाग नहीं खत्म हो रहे, प्रोटोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। प्रोटोकॉर्डेटा, प्रोटोकॉर्डेटा, ठीक है, वर्टिब्रेटा, ठीक है। पढ़ के, एक दूसरे से पूछ के, बार बार रिवाइज कर करके, चिंता मत करो, मैं करवा दूंगा। नहीं सुनाओगे तो मुर्गा बन के भी याद होते हैं, ये दूसरी मेथड है। मुर्गा बन के याद करना है, ये पहली वाली मेथड, पहली वाली अच्छी। वर्टिब्रेटा जो है ना बेटा, इसको भी 5 भाग में बांटे हैं। पिक्चर अभी शुरू हुई है बाबू, इसके अंदर भी अपन ने इसको कितने भागों में बांटा है, 5, 1 2 3 4 और 5वां पता ही नहीं कहां है। तो ये 5 के नाम अपन यहां लिख देते हैं। वर्टिब्रेटा, कितने भागों में बांटे इसको, 1 2 3 4 5। मानव जहां आ जाएगा वहीं पे तुम्हारा क्लासिफिकेशन रुक जाएगा। ऊपर वाले से दुआ करो जल्दी मानव आए, ठीक। इनको जब 5 भागों बांटे हैं तो उसका एक क्रमबद्ध रूप से सूत्र याद करना पड़ेगा। वैसे इनमें से भी अगर क्रम याद कर लो तो ठीक है, नहीं भी करोगे तो चलेगा, लेकिन ये क्रम से याद करना पड़ेगा। परम, क्या सूत्र है ये, परम सुपर कंप्यूटर, ठीक है। इसमें से पी का मतलब है पीसीज, यानी कि मत्स्य वर्ग। पीसीज यानी कि मत्स्य वर्ग, मछली जो है ना जल में जो रहती है, मछली जल की रानी है। जल का राजा कौन है, केकड़ा, मगर। मछली जल की रानी है, केकड़ा जल का राजा है, कैसा रहेगा, अच्छा नहीं, चल छोड़ो, राजा हरिश्चंद्र। अच्छा ऐसा है, शार्क बोलो फिर, शार्क भी मछली है ना, लेकिन मगरमच्छ तो रेप्टाइल्स में आएगा, तो फिर वो राजा कैसे हो जाएगा, वो तो भंगी। ठीक है कोई नहीं, जंगल का राजा होता है और जल की रानी होती है। जल में कोई राजा नहीं है, जंगल की कोई रानी नहीं है, ये दोनों वैसे ही सुनसान पड़े हैं, इसीलिए तो हमने काट दिए। और मानव में राजा रानी दोनों है, इसलिए मानव बचा हुआ है।
मत्स्य वर्ग के बाद आते हैं उभयचर वर्ग। उभयचर वर्ग यानी कि एम्फीबियंस, जो जल और थल दोनों में रह लेते हैं, है ना, जैसे कि मेंढक टाइप। अब तुमको ऐसा लग रहा है सर मगरमच्छ भी तो रह लेता है, हाँ ऐसे मेंढक भी तो ऊपर आता है। आना तो चाहिए, आ गई सही। एकदम ही वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए। हमने क्लासिफिकेशन जब पढ़ना शुरू किया था आज से करोड़ों वर्ष पहले, तब एक बात बताई थी, आंतरिक बाह्य संरचना जैविक क्रियाओं के आधार पर इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। रेंगकर चलने वाले जीव रेप्टाइल्स के अंदर आते हैं, जैसे मगरमच्छ, जैसे सांप। रह तो पानी में सांप भी लेता है। अब तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन होगा सर मेंढक, मेंढक से क्या विशेष लगाव है? मेंढक हो या मेंढकी हो, यूं करके क्या होता है? मेंढक उभयचर इसलिए है क्योंकि मेंढक जल में तब रहता है जब उसको बच्चा देना होता है, और लंबे समय तक वो मेंढक जो है पानी में ही रहता है। तब जब वो सांस लेता है तो सांस लेने के लिए अपनी त्वचा का उपयोग करता है, त्वचा के माध्यम से वो श्वसन की क्रिया कर लेता है। मगरमच्छ में सांस लेने के लिए फेफड़े हैं, इसलिए वो रेप्टाइल्स है, वो त्वचा से सांस नहीं ले रहा है, वो पानी के अंदर जाता है भोजन करने के लिए, पकड़ा और आ गया बाहर, ठीक है। तो वो भोजन शिकार करने के लिए उस लोगों को दिख जाता, मगरमच्छ पीछे से भाग जाते ही नहीं, इसलिए वो पानी के अंदर जाता है शिकार करने के लिए, वो वहां रहता नहीं है, वो मर जाएगा वहां पे, वो रेप्टाइल्स है। लेकिन मेंढक रह लेता है, वो रहता है वहां जीवन की एक अवस्था में, ऐसा हमेशा नहीं। वो जब वहां रहता है तो वहां सांस भी लेता है, वहां श्वसन, प्रजनन, वृद्धि, विकास सब कर लेता है। मगरमच्छ नहीं करता है। मगरमच्छ को सब काम करने के लिए बाहर आना पड़ता है, वो पानी के अंदर छुपकर शिकार करता है, इसलिए पानी में जाता है। तो उसको पानी में डाल दो, एक पिंजरे में डाल दो और पिंजरा पानी में डाल दो, और देखो कल तक जिंदा रहेगा क्या? तुम ही मना कर रही हो। तो वो उभयचर नहीं है। उभयचर वो जो जल और थल दोनों में रह पाए, रहने की उसके शरीर की क्रियाएं वैसी होनी, इसलिए मेंढक उभयचर है, रेप्टाइल्स नहीं है ना। ऐसे तो पानी में सांप भी रह लेता है, ऐसे तो पानी में अपन भी रह लेते हैं, तैर लेते हैं ना, लेकिन कितनी देर, तो अपन भी पानी उभयचर हो गए क्या? बस ऐसा ही है। तो अगला जो है जो रेंग कर चलते हैं वो क्या हो गए? सरीसृप। सरीसृप यानी कि रेप्टिलिया वर्ग के जीव, क्लास रेप्टिलिया, या इन जीवों को कहते हैं रेप्टाइल्स। सरीसृप, सांप, छिपकली, मगरमच्छ। तो भी तो शिकार कर पाते हैं, जमीन में शिकार नहीं कर पाते ना वो, शिकार के लिए ही जाता है। हाँ, फिर बाहर आ जाता है। चिड़ियाघर नहीं गए, चिड़ियाघर मगरमच्छ भारी तो पड़े रहते, लेकिन जब खाना खाना होता है तो अंदर चले जाते हैं। लेकिन आप अंदर भी जाके करेंगे खाना, तो उनको बाहर से फेंक देते, तो हाँ जाते नहीं। लेकिन जब उनको गर्मी लगती है ना, तो शरीर को ठंडक देने के लिए पानी में चले जाते हैं, है ना। अच्छा, कुत्ता जीभ लार टपकाता है ना, जीभ निकालता है बाहर, तो वो चापलूसी नहीं कर रहा, तो ये अपने संकेत बना दिए कि देखो लार टपका रहा है, मतलब चापलूसी कर रहा है। जब गर्मियों के समय में बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है तो शरीर में हमारे टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए पसीना निकलता है। कुत्ता जीभ के माध्यम से लार टपकाकर अपने शरीर का टेम्परेचर कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। अगर कुत्ता आपके सामने खड़े होकर जीभ लपलपा रहा है और ऐसा करके लार टपका रहा है, तो उसको खाने को कुछ मत दे देना, मतलब देना
लेकिन वो खाएगा नहीं उस समय, वो अपने शरीर के अंदर टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा है। आप तो एसी चालू करके बैठ जाओगे, वो नाली में लौटेगा, क्योंकि बाकी की जो जगह स्थान पानी भरा था वो तो आपने साफ कर दिया, नाली बची हुई तो वो नाली में लौट लेगा, है ना। तो वो गर्मी शांत करता है शरीर की। फिर उसके बाद है पक्षी वर्ग। पक्षी वर्ग यानी कि एबीज। यहाँ पे दो दो ए हैं, दोनों ए को संभालना है अपने को। एक पहला वाला ए उभयचर, मतलब क्रम देखो, पहले मत्स्य वर्ग पानी, फिर पानी से जीव बाहर निकले लेकिन पूरी तरीके से नहीं निकले, थोड़े पानी थोड़े बाहर, उभयचर। और बाहर निकले तो चल नहीं पा रहे थे तो रेंग रही, रेंगने के बाद सीधा उड़ने लग गए, फिर किसी ने पकड़ के जमीन पे धर दे मारा तो आ गई स्तनधारी। स्तनधारी में आते हैं मानव, कुत्ता, भालू, बंदर, शेर, चीता, कंगारू, बहुत सारे आते हैं। ठीक, तो यहाँ क्लासिफिकेशन खत्म नहीं हुआ है। स्तनधारी वर्ग को दो भागों में बांटा गया है। मानव नहीं आया अभी, इसके अंदर मानव अभी आएगा। तो स्तनधारी वर्ग के अंदर दो सब क्लास हैं उसकी। एक है प्रोटोथीरिया और दूसरी है थीरिया। एक क्या है और दूसरी क्या है? प्रोटोथीरिया के अंतर्गत ऐसे स्तनधारी आते हैं जो बच्चों को जन्म नहीं देते। स्तनधारी वर्ग के अंदर ऐसे जीव आते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं। ये बात याद रखनी है। और यहाँ पे पक्षी वर्ग, सरीसृप वर्ग के अंदर और इनके अंदर जो जीव आते हैं वो अंडों को जन्म देते हैं, फिर उन अंडों से बच्चे निकलते हैं। लेकिन यहाँ सीधे बच्चों को जन्म दिया जा रहा है। लेकिन कुछ स्तनधारी ऐसे भी हैं अपवाद स्वरूप, जिनकी अलग कैटेगरी बना दी है, जो बच्चों को जन्म न देते हुए अंडों को जन्म देते हैं। तो ये क्या करते हैं? अंडों को जन्म देते हैं। अंडों को क्या देते हैं? जन्म देते हैं। जब ये अंडों को जन्म दे रहे हैं तो इनकी एग्जाम्पल भी होंगे। कौन कौन है इनके उदाहरण? छिपकली तो स्तनधारी हो गई। डायनासोर भी सरीसृप होता है और छिपकली स्तनधारी बोली मैंने, स्तनधारी नहीं, छिपकली सरीसृप है, डायनासोर भी सरीसृप है। इसके अंदर ऐसे जीव आते हैं जो स्तनधारी होते हुए भी अंडों को जन्म देते हैं। पक्षी अलग है। प्लेटिपस ऐसा तो कैसा होता है? ठंडे इलाकों में पाया जाता है। गूगल पे डालो, पता चलेगा। इसमें नेट चल रहा है, इसमें डालूंगा। अंडा नहीं, मुर्गी। एक ये है एक्टिडिना, ये भी अंडों को जन्म देता लेकिन है स्तनधारी। स्तनधारी की विशेषता, इनके अंतर्गत ऐसे जीव आएंगे जिनका जो दिल होगा उस दिल में 4 कक्षाएं होंगी, ऊपर वाले 2 वाले, नीचे वाले 2 नीले। तो इसमें वही दिल है जो हमारे अंदर है, यानी हमारे जैसा। मेरा वाला दिल इसके पास नहीं है, ठीक है। और शरीर पर बाल होते हैं इसके भी। और गर्दन में जो रीढ़ की हड्डी होती है, ये रीढ़ की हड्डी है, गर्दन की जो हिस्सा है इसमें 7 हड्डी होती है, इसमें भी होती है।
यानी हमारे शरीर की स्तनधारी होने के नाते जो जो लक्षण है वो सब इसमें है, बस एक नहीं है। स्तनधारी बच्चों को जन्म देते हैं, ये अंडे को दे देता है, एकिडना। और दूसरा मैंने नाम बताया था प्लेटिपस। ये प्लेटिपस चपटा मुंह, ये जल में रहता है, ये रहता बाहर है लेकिन जल में जाता है, ना दो के आ जाता है, ये ऐसा। अब तुम बोलोगे सर ये भी तो पानी में रहता है, तो ये तो जल ही होना चाहिए, या जल और थल दोनों में रह रहा है तो उभयचर होना चाहिए, तो ये उभयचर नहीं है, स्तनधारी। ठीक है, पानी में जाता है और बाहर आ जाता है, वहां पे ये स्किन के माध्यम से या जो जल में रहते हैं वो गिल्स के माध्यम से सांस लेते हैं, गल फड़े, तो इनमें गिल्स नहीं होता, इनमें है फेफड़े। तो ऐसी स्थिति में ये सांस उसी से ही ले रहे हैं, बट पानी के अंदर जाते हैं, घूम करके आ जाते हैं, ना दो। ठीक है, तो ये प्लेटिपस चपटा मुंह, ये हेलमेट लगाया हुआ है। तो ये जो है अंडे को जन्म देते हैं, और इनके अंदर जो एग्जाम्पल है वो क्या क्या है, एकिडना और प्लेटिपस। अच्छा, ऐसा जीव जो अंडे और बच्चे दोनों देता है, ऐसा जीव जो अंडे और बच्चे दोनों देता है। परचून की दुकान वाला दुकान मालिक बच्चे दे रहा है क्योंकि स्तनधारी है, अंडा भी देता है, जाके लेके आओ उसके यहाँ से। समझ में आया? नहीं आया? अंडा दुकान में खरीदने जाओगे आदमी तो देगा, तो अंडे भी तो दे रहा है। अभी क्लासिफिकेशन खत्म नहीं हुआ है, तो ये अंडे दे रहे हैं, ये ऐसे स्तनधारी जो अंडे दे रहे हैं, लेकिन ये स्तनधारी ऐसे हैं जो क्या दे रहे हैं, बच्चों को जन्म दे रहे हैं। तो इसके अंदर क्या आएगा, इनको भी तो भागों बांटा गया है। अब मैं क्या करूं, मेरी सरकार थोड़ी ना है, ये वैज्ञानिकों ने बांट रखे तो मैं भी बांट रहा हूं। इनको जिन दो भागों में बांटा गया है उसमें इनके जो नाम रखे गए हैं, वो एक नाम रखा है मेटाथीरिया, दूसरा यूथीरिया। दूसरा है यूथीरिया। मेटाथीरिया और यूथीरिया। मेटाथीरिया के अंदर ऐसे स्तनधारी आते हैं जो बच्चों को तो जन्म देते हैं, लेकिन विकसित बच्चों को जन्म नहीं दे पाते। जैसे कंगारू, कंगारू पूरी विकसित, मतलब कंगारू पूरे विकसित बच्चों को जन्म नहीं देता है। उसके अंदर जो थैली होती है गर्भ टाइप की, उसको मार्सुपियल थैली कहते हैं, उसमें बच्चे का विकास हो रहा होता है। जैसे जैसे बच्चा बन जाता है वैसे वैसे बाहर आ जाता है। हमारा जो बच्चा है महिला के गर्भ में पूरे विकसित हो जाता है, तभी वो उसको जन्म दे पाते हैं, है ना। लेकिन ये आधे अधूरे काम को भी नोट्स बना के काम चला लेते हैं। लेकिन हमारी तो पूरी क्लास कंप्लीट होगी तब हम सिलेक्शन ले पाएंगे, नहीं तो हम ब्लेम डाल देते, हमने तो कुछ भी नहीं पढ़ा था, हमारे इसलिए 70 आए। नहीं, मेरे तो नंबर आते 170 100 में से। तो ऐसा ये भी करते हैं, अर्ध विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। बार बार मुझे ये छूटा करना पड़ रहा है, क्लासिफिकेशन बड़ा होता जा रहा है। ठीक, तो ये अर्ध विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। जैसे अच्छा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक
कोशिका के अंदर हमने यूकैरियोटिक में यू का क्या अर्थ बताया था? हाँ, तो यू का मतलब होता है सत्य या पूर्ण विकसित। तो ये यू यहां भी लगा है। तो ऐसे स्तनधारी जो पूर्ण विकसित होते हैं वो यूथीरिया के अंदर आते हैं, जैसे मानव ये पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। मानव के साथ साथ और कौन कौन है? कौन आ जाएंगे? गाय भैंस। हाँ आएंगे ना, बिल्कुल आएंगे। गाय भैंस दोनों अपने बगल बगल में। गाय और भैंस, गाय हमारी माता है, भैंस हमारी मौसी है। अच्छा बिल्ली मौसी, सॉरी मेरे कंसेप्ट थोड़े हिल गए। गाय माता है, बिल्ली मौसी है, तो भैंस कौन है? भैंस बुआ है। बुआ बुआ सुन लेगी तो नाम क्या है तुम्हारा? है दक्षता। तो दक्षता के अनुसार एक नए संबंध को हमारे अन्य जीवों से जोड़ा गया है। गाय हमारी माता है, हमारे पूर्वज हमको ये सब बताता है। बिल्ली मौसी है, ये भी हमको किसी न किसी के द्वारा बताया गया है। और आज हमको पता चला है कि भैंस हमारी बुआ है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं से ही संबंध जोड़े जा रहे हैं, पुरुषों से संबंध नहीं जोड़े जा रहे हैं। कोई बात नहीं, पुरुषों से भी इन्हीं की जो जाति में पुरुष है, नर है, उनसे जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो ये हुआ तुम्हारा जंतु वर्गीकरण। छोटा सा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है, बस बांटते बांटते बहुत बांट दिए हैं। तो जंतुओं को बांटेंगे, तो जंतुओं को बांटने के लिए हमने कितने आधार लिए हैं? 2-3 आधार लिए हैं। पहले हमने संख्या के आधार पर बांटे, तो मेटाजोआ और प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में एक एक कोशिका वाले हैं, और एक एक कोशिका वाले जितने भी हैं वो सब हमने प्रोटोजोआ में रखे। फिर उसके बाद आते हैं मेटाजोआ, जिसमें बहुत सारी कोशिका वाले हैं। बहुकोशिकी जितने भी हैं वो सब यहाँ आएंगे। इनमें से कुछ नॉन कॉर्डेट है, कुछ कॉर्डेट है। कॉर्डेट के नॉन कॉर्डेट के अंदर आते हैं आपका पॉरीफेरा। पॉरीफेरा का मतलब ऐसे जीव जिनके शरीर पर पोर पाए जाते हैं। पोर यानी कि छिद्र, छेदी लाल टाइप, जिनके शरीर में छिद्र होते हैं उनको पॉरीफेरा के अंतर्गत रखा गया है। पॉरीफेरा, इनके अंदर छेद पाए जाते हैं। छेद का मतलब ऐसा नहीं कि आर पार दिख जाए, सुरंग टाइप, ऐसी छिद्र टाइप है। ठीक है, सीलेंट्रेटा के अंदर ऐसे जीव आएंगे जिनके अंदर लंबी सील यानी कि गुहा पाई जाती है। ऐसे जीव आएंगे जिनके अंदर लंबी गुहा पाई जाती है। इन जीवों में हम एक एक करके देखेंगे, किसी का श्वसन विकसित नहीं, किसी का पाचन नहीं, किसी का उत्सर्जन नहीं, किसी का कुछ नहीं, किसी का कुछ नहीं। धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे तो ये विकास क्रम बढ़ता जाएगा, है ना। इसका पाचन विकसित नहीं, लेकिन आर्थ्रोपोडा का पाचन विकसित है। तो क्रम यही है विकास का। ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थेस में ऐसे आते हैं जिन्हें प्लेट के जैसे चपटे कहते हैं, इसलिए इनको चपटा क्रमी भी कहते हैं। प्लेट जैसे चपटे होते हैं इसलिए इनको इंग्लिश में फ्लैट वॉर्म भी कहते हैं, एकदम फ्लैट, चपटा क्रमी। ठीक है, फिर निमेटोडा जो है वो निमेटीहेल्मिन्थेस, ये धागे जैसे होते हैं इसलिए इनको धागा क्रमी भी कहते हैं। थ्रेड वॉर्म, छोटे छोटे कीड़े हैं, थ्रेड वॉर्म, धागा क्रमी। फिर उसके बाद आर्थ्रोपोडा, ये दो शब्द से मिलता है, एक है आर्थ्रो, दूसरा पोडा। आर्थ्रो का मतलब जॉइंट, पोडा यानी कि पैर। ऐसे जीव जिनके पैर अलग से फेविक्विक से जुड़े जॉइंट टाइप के नजर आते हैं वो आर्थ्रोपोडा। जैसे केकड़ा, जैसे मच्छर, जैसे मक्खी, इसके अंदर सारे के सारे इंसेक्ट आते हैं यानी कि कीड़े आते हैं। जितने भी कीड़े हैं वो सब इसके अंदर है। कॉकरोच भी इसी के अंदर है। समझे? कॉकरोच से तुमने मुंह क्यों सड़ाया? कभी आमना सामना हुआ है तुम्हारा कॉकरोच से? ठीक है, आर्थ्रोपोडा के बाद आते हैं मोलस्का, काइनोडर्मेटा, एनिलिडा, ये भी ऐसी सरल सरल संरचना वाले होते हैं। फिर आ जाते हैं तुम्हारे कशेरुकी, प्रोटोकॉर्डेटा। ये प्रोटोकॉर्डेटा, प्रोटो यानी कि प्राचीन,
कॉर्डेटा ऐसे जो प्राचीन हो, यानी कि इनके जीवन में हर समय, हमारे शरीर में जब हमारा जन्म होता है तब से लेकर मरने तक हर समय रीढ़ की हड्डी होती है। ऐसा तो नहीं होता कि कभी किसी दिन रीढ़ की हड्डी गायब हो जाती हो, रहती है ना। लेकिन इनके जीवन में हर समय रीढ़ की हड्डी नहीं होती, जन्म के कुछ समय ही रीढ़ की हड्डी रहती है और शरीर से रीढ़ की हड्डी गायब हो जाती है। तो ये प्रोटोकॉर्डेटा, प्राचीन कॉर्डेटा, ठीक है। जन्म के दौरान है, जन्म के पहले है, जन्म के बाद किसी एक अवस्था में आपको रीढ़ की हड्डी इन जीवों के अंदर मिलेगी, हर समय नहीं मिलेगी, ठीक है। अब बहुत ही बेकार ऐसे एग्जाम्पल है, कोई मतलब के नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं तुम्हारे वर्टिब्रेटा, यानी कि ये उच्च कशेरुकी कहलाते हैं। उच्च कशेरुकी यानी कि जो सही मायने में विकसित है वो यही है। जल में रहने वाले मत्स्य वर्ग, जल थल दोनों में रहने वाले उभयचर वर्ग, रेंगकर चलने वाले सरीसृप वर्ग, पक्षी, पक्षी वर्ग, स्तनधारी, स्तनधारी वर्ग। स्तनधारी को दो भागों में प्रोटोथीरिया, थीरिया, थीरिया को मेटाथीरिया, यूथीरिया, यूथीरिया में हम आते हैं, बात खत्म हो जाती है, ठीक। तो ये था आपका वर्गीकरण। इसके बाद मंडे को इन्हीं सब चीजों को समराइज करते हुए एक बार और देखेंगे, फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। थोड़ा चलेगा, लंबा टॉपिक है, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा खत्म। एक दिन में पूरा समझ लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। चलो।